हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। दोस्तों, आज की हमारी सीरीज़ का लेक्चर 2 है। इस सीरीज़ का शीर्षक हमने रखा है आओ डॉक्टर बने। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीबीसी की रिपोर्ट आप घर पे कैसे देख सकते हैं। जी हाँ, बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के आप सीबीसी की रिपोर्ट घर पे भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ब्लड टेस्ट की जो सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट की जो रिपोर्ट होती है वो आप घर पे कैसे देख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है भाई, दो चीज़ें होती हैं। ब्लड के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा होती है, एक सेल होती है। प्लाज्मा को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि रिपोर्ट के अंदर हम सिर्फ सेल्स को देखेंगे। और सेल्स भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? सेल्स यानी कोशिकाएं जो शरीर के अंदर होती है। कौन कौन सी यहाँ पे देखेंगे? WBC, RBC और प्लेटलेट। ठीक है, तो ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती है, दो चीज़ों से ब्लड मिलके बना होता है, एक प्लाज्मा एक सेल। और सेल भी 3 होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। नेक्स्ट आते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन। अब आता है हीमोग्लोबिन। तो भाई हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के अंदर भी होता है और आरबीसी के बाहर भी होता है। ठीक है, एक मटेरियल मान लीजिए, केमिकल मान लीजिए, जो आपका मन करे फिलहाल मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट होते है कि जांच में हम क्या करते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट की संख्या और साइज, कि भाई साइज कितना है, कम तो नहीं हो गया, छोटा तो नहीं होगा, ये सब चीज़ें देख के उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट या चिकित्सा करते हैं। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक नज़र डाल लेते हैं किस चीज़ पे, रिपोर्ट पे। तो देखिए ये कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट है। इसमें सबसे पहले RBC है, WBC है, HB है यानी हीमोग्लोबिन है, SCT, MCV, MCH, MCSC, RD और WBC। ठीक है, RDW और WBC ये सारी चीज़ें क्या है, WBC हैं। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और यकीन मानिए इसको देखने के बाद आप फुल्ली कंफर्म हो जाएंगे कि भाई ये रिपोर्ट तो मैं देख सकता हूँ ईजिली। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई RBC क्या काम करती है। RBC ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है, इसके लिए RBC सहायता करती है। अब बात करते हैं कि भाई अगर 1 लीटर रक्त है, 1 लीटर ब्लड है, तो उसमें RBC काउंट हमें देखना है कि भाई इसमें RBC की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वो पुरुषों में 1 लीटर ब्लड की बात हो रही है। पुरुषों में हम यही चीज़ तो इसमें देखते हैं रिपोर्ट में कि 1 लीटर ब्लड में कितनी RBC की संख्या होगी। तो 4.6 से लेके 5.9 मिलियन 1 लीटर ब्लड में RBC की संख्या होती है पुरुषों में। महिलाओं में कितनी होगी? 4.2 से लेके 5.4 मिलियन। बच्चों में कितनी होगी? 4.6 से लेके 4.8 मिलियन। ठीक है, और यही संख्या जो नए नए जन्मे बच्चे होते हैं उसमें 5.5 से लेके 6.6 मिलियन तक होती है। ये RBC की रेंज है या ठीक है 1 लीटर ब्लड में। तो ये चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद आते हैं कि भाई अगर RBC की संख्या पुरुषों में 4.6 से कम आ जा रही है, ठीक है, 4.6 से कम हो गई, 4.6 से कम हो गई, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम मानेंगे कि इसे एनीमिया हो गया। ठीक है, और अगर 5.9 से ज़्यादा हो जाती है तो क्या बोलेंगे कि भाई पॉलीसाइथीमिया हो गया। ठीक है, तो 2 रोग होते हैं। अगर RBC की संख्या बढ़ जाती है तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, RBC की संख्या कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन HGB से बोलते हैं, HB भी बोलते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, पुरुषों में इसकी मात्रा कितनी होती है? 13 से 18 ग्राम, महिलाओं में 12 से 16, बच्चों में 14 से 17 ग्राम। और जो नए नए बच्चे होते नए जन्मे बच्चे हैं उसमें 17 से 19 ग्राम इसकी वैल्यू होती है जो रिपोर्ट में आती है। आप देखिए यदि ये नंबर कम हो जाता है रिपोर्ट के अंदर तो समझ लीजिए कि एनीमिया रोग हो गया है। अगर 5 ग्राम से कम और 20 ग्राम से ज़्यादा हो गया है तो समझ लीजिए तो खतरनाक लेवल है। ठीक है, खतरनाक हो गया है बहुत ज़्यादा रोग। ठीक है, उस टाइम पे तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपोर्ट के अंदर कि भाई हेमेटोक्राइट
HCT जिसे बोलते हैं। हेमेटोक्राइट्स को देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या है कि जब हम ब्लड लेते हैं उस ब्लड में RBC की जो वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू को बोलते हैं कितनी RBC हैं इस ब्लड के अंदर, तो उसे कहते हैं हेमेटोक्रिट। तो हेमेटोक्रिट या हेमेटोक्राइट, जिस सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो हेमेटोक्रिट पुरुषों में 45% तक होता है, ठीक है। लिए गए ब्लड में RBC 45% तक होती है। वही महिलाओं में 35%, बच्चों में 25%, नए जन्मे जो बच्चे होते हैं इसमें 65% तक RBCs होती है उसके रक्त में, ब्लड में, ठीक है। तो हेमेटोक्राइट में जो रेंज होती है, मतलब 100% रक्त में 45% RBCs पुरुष में है, 15% से कम और 60% से अगर अधिक हो गई है तो उसे हानिकारक माने, खतरनाक लेवल माने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम ये हो जाता है रेड ब्लड सेल्स इंडाइसिस। तो इसमें क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपोर्ट के अंदर कि भाई हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम हो जाए या फिर हेमेटोक्रिट जो होता है 37% से कम हो जाए तो इसे एनीमिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि रेड ब्लड सेल्स यानी RBC इंडाइसिस, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन जो है 12 ग्राम से कम हो जाए या फिर हेमेटोक्रिट्स जो है 37% से कम हो जाए तो क्या होगा, इसे हम एनीमिया कह देते हैं, ठीक है। अब आते हैं MCV पे। MCV क्या होता है, मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि RBCs का साइज़ देखा जाता है कि भाई RBCs का साइज़ कैसा है, कम है कि ज़्यादा है। अब यदि RBCs का साइज़ जो होता है वो बढ़ जाए तो बोल देते हैं भाई मैक्रोसाइटिस हो गया है, मैक्रोसाइटिक हो गया है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एनीमिया है, ठीक है। मतलब एनीमिया है जो विटामिन B12 और फोलिक की कमी से हुआ है, ठीक है, तो इसे बोल देते हैं। और अगर RBCs का साइज उसमें कम हो जाए तो फिर बोलेंगे कि भाई माइक्रोसाइटिक है। तो माइक्रोसाइटिक क्या होता है कि भाई एनीमिया, उसे एनीमिया ही हुआ है लेकिन आयरन की कमी से हुआ। दो अलग अलग चीज़ हो गई कि भाई माइक्रोसाइटिक हो गया, एक यहाँ पे मैक्रोसाइटिक हो गया। तो मैक्रो से मतलब क्या हो जाएगा कि भाई एनीमिया है और B12 की वजह से है और साइज यहाँ पे RBCs का बढ़ गया है। और अगर माइक्रो की बात हो रही है तो माइक्रो में क्या होता है, एनीमिया है लेकिन आयरन की कमी से है और RBCs का साइज जो है वो कम हो गया है। नेक्स्ट आते हैं RDW, इसे कहते हैं रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो इसमें क्या होता है, RBCs का भी, इसमें भी RBCs का आकार देखा जाता है जो कि सामान्यतः कोन की शेप में होता है। कोन होता है ना, ये जो खाने वाला कोन होता है या जैसे आइसक्रीम वाला कोन होता है उसके आकार का होता है। अगर ये शेप ख़राब हो जाती है तो ये भाई साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। शेप ख़राब होने पर साइज यहाँ पे RBCs का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम WBC पे। WBC में टोटल वाइट ब्लड सेल्स काउंट देखा जाता है, ठीक है। WBC का क्या मतलब, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो डिफेंस सिस्टम बनाती है, तो टोटल वाइट ब्लड सेल्स काउंट देखा जाता है। तो ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाती है, निरोगों से लड़ती है, ठीक है। अब क्या है कि 500 से कम या 50,000 से ज़्यादा खतरनाक है जब WBC की बात कर रहे हैं। और ये 5 प्रकार की होती हैं, रिपोर्ट में भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये 5 प्रकार की होती हैं। तो पहला तो होता है भाई न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स, तीसरी होती है मोनोसाइट्स, चौथी होती है ओसिनोफिल्स और लास्ट वन होती है बेसोफिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये होती है WBC। सबसे पहले आते हैं भाई न्यूट्रोफिल्स क्या होती है। तो ये टोटल RBCs का 70% होती है और इनका काम क्या होता है भाई, बैक्टीरिया से लड़ने का काम होता है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई न्यूट्रोफिल क्या है। न्यूट्रोफिल ये टोटल WBC, जितनी भी WBC है ना, उनका 70% होती है और इसका काम होता है बैक्टीरिया से लड़ना। जब भी बैक्टीरिया हमला करता है तो इसकी संख्या बढ़ जाती है और इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया, यानी इसकी संख्या
इसकी संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है, न्यूट्रोफिलिया हो गया, ठीक है। और इसकी संख्या कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रोपेनिया, ठीक है, न्यूट्रोपेनिया। जब इसकी संख्या कम हो जाए, अधिकतर क्या होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती है उसमें इसकी संख्या कम हो जाती है, यानी बॉडी अपनी सेल्स को क्या है अपनी इम्यूनिटी को ख़त्म करने लगती है, बॉडी जो होती है हमारी। तो इस तरह की डिजीज़ होती है उसमें इसकी संख्या कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई लिम्फोसाइट्स पे। तो जब भी कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो, एक्यूट से क्या मतलब है कि हाल फिलहाल में हुआ है, अभी अभी हुआ है, ठीक है। एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। क्रोनिक लंबे समय से चला आ रहा है इन्फेक्शन, लेकिन और एक्यूट होता है जो अभी अभी हुआ है। तो इस तरह के इन्फेक्शन में अगर इन्फेक्शन हुआ है इस तरह का तो इसकी संख्या बढ़ जाती है लिम्फोसाइट्स की, ठीक। फिर आता है सेकंड आता है मोनोसाइट्स। तो समझ लीजिए अगर रिपोर्ट में आपका आ रहा है लिम्फोसाइट्स बढ़ा हुआ तो मतलब कि एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब अभी अभी जो इन्फेक्शन हुआ है वो चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स में कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो, तो लंबे समय से इन्फेक्शन चला आ रहा है बॉडी के अंदर, हमें पता ही नहीं है कि लंबे समय से आ रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं वहाँ पे कि भाई मोनोसाइट्स बढ़ जाती हैं उस टाइम पे। तो जैसे टीबी है, टीबी क्या होता है, इन्फेक्शन ही है एक तरीके का, ट्यूबरक्लोसिस। तो उसमें क्या होता है वो लंबे समय से चलता आता है, हमें पता ही नहीं लगता। जब हम रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें मोनोसाइट्स जो है बढ़ी हुई आती हैं। तो मोनोसाइट्स बढ़ जाती है तो हमें पता लगता है कि भाई क्रोनिक इन्फेक्शन है, इसका मतलब टीबी भी हो सकता है। नेक्स्ट है ओसिनोफिल्स। तो कोई पैरासिथेटिक इन्फेक्शन, अस्थमा या फिर कोई एलर्जी हो तो ये बढ़ जाती हैं। अस्थमा वगैरह एलर्जी वगैरह में ये क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं एसिनोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में क्या है, बोन मैरो से संबंधित है। जब ये बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि ल्यूकोमा या फिर लिम्फोमा को बताता है कि भाई आपको कैंसर भी हो सकता है। तो बेसोफिल्स ना बढ़े तभी अच्छा, अगर बढ़ रहा है तो ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि उस दौरान हमें कैंसर की भी संभावना हो सकती है। फिर आते हैं प्लेटलेट्स पे। तो भाई प्लेटलेट्स की जब बात करते हैं तो ये रक्त को क्या करती हैं, जमाने में मदद करती है, ठीक है। रक्त को पतला नहीं होने देती, उसे जमा के रखती है। तो रेंज इसकी होनी चाहिए 1.5 से लेके 4 लाख तक, ठीक है, 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक होती है। अगर 50,000 से कम हो रही है या फिर 9 यहाँ पे 10 लाख मान लीजिए इसको, 9,99,000 से अधिक हो रही है तो यहाँ पे ख़तरनाक हो जाती है, ठीक है। तो भाई अगर 50,000 से कम हो रही है और 9,99,000 से ये अधिक हो रही है तो समझ लीजिए ख़तरनाक लेवल है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये थी कंप्लीट यहाँ पे, तो एक एक चीज़ यहाँ पे कवर हो गया है। यह कंप्लीट ब्लड काउंट का आपका पूरा क्लियर हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस सीरीज़ को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम अगली वीडियो में और बाकी चीज़ों के बारे में देखेंगे। जैसे हम आईवी फ्लूइड्स के बारे में, जो बोतल वगैरह लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, उन ड्रिप के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे कि भाई उस ड्रिप को किस तरह की ड्रिप्स मार्केट में अवेलेबल है, किस तरह के डॉक्टर्स उन ड्रिप को लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किस पेशेंट को कौन सी ड्रिप लगानी चाहिए, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेद।